हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोग कुछ बोर्स मॉडल ऐसा कुछ सुन रहे थे। बराबर है। हम लोगों ने रुदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा था, फिर कहा था कि आने वाला है बोर्स मॉडल। हम लोगों ने क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन पढ़ के रखा है, राइट। अब धीरे धीरे ये जो कंसेप्ट है इसको समझते हैं कि रेडिएशन से हमें क्या पढ़ना है। रेडिएशन से हम लोगों को पढ़ना होता है स्पेक्ट्रम ऑफ द एलिमेंट। और ये जो स्पेक्ट्रम होते हैं, ये स्पेक्ट्रम दो टाइप के होते हैं। एक होता है इमिशन स्पेक्ट्रम और दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। लेकिन बेसिकली ये स्पेक्ट्रम क्या, तो आप लोगों ने ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट देखा होगा। जस्ट इमेजिन कि आपने एक ग्लास का प्रिज्म लिया, प्रिज्म पता होगा, उसमें से अगर हम लोग लाइट को पास करते हैं और लाइट जब बाहर निकलता है तो 7 अलग अलग वेवलेंस निकल आते हैं। और ये जो 7 अलग अलग वेवलेंस होते हैं जिसे हम लोग रेनबो कहते हैं ना, रेनबो में टोटल कितने कलर्स होते हैं? 7। ये सातों के सातों प्रेजेंट होते हैं। अब ये वॉयलेट से रेड विब ग्योर यहाँ तक ये कंटिन्यूस प्रेजेंट होते हैं। मतलब ये हो रहा है कि रेनबो ये स्पेक्ट्रम हो गया। रेनबो क्या हो गया? स्पेक्ट्रम हो गया। और वो जो स्पेक्ट्रम होता है वो कैसा होता है? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। वो क्या होता है? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। लेकिन सर इमिशन एंड अब्जॉर्प्शन ऐसा आप लोगों ने स्पेक्ट्रम लिखा है, तो इनका मीनिंग अब हम लोग समझते हैं। देखो, किसी भी मैटर को अगर आप लोग एनर्जी देते हो तो इट विल गेट एक्साइट। वो कौन से स्टेट में आ जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा। मीन सपोज ये कोई मैटर है, आपने इसको हीट दिया या फिर इसको इरेडिएट किया। इरेडिएट करना मतलब इसके ऊपर रेस पास कर दी, तो ये क्या करेगा? उसमें से लाइट और एनर्जी को क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। इसका एनर्जी लेवल बढ़ गया, तो ऐसे केस में हम लोग इसे क्या कहेंगे? एक्साइटेड स्टेट। देन एक्साइटेड स्टेट जो है उसमें देखिए, एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद ये सैंपल क्या करेगा? अपनी जो एनर्जी एक्स्ट्रा इसने एब्जॉर्ब करके रखी है वो एनर्जी क्या करेगा? रिलीज करेगा, इमिट करेगा। और इसने जो एनर्जी इमिट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, उस रेडिएशन का फिर हम लोग स्पेक्ट्रम बनाते हैं। और ऐसे केस में जो स्पेक्ट्रम आपको मिलेगा इट इज कॉल्ड एज इमिशन स्पेक्ट्रम। मीन्स देखिए इस पहले वाले डायग्राम को, यहाँ पर मैंने रखा है एक्साइटेड सैंपल। ये है एक्साइटेड सैंपल। तो एक्साइटेड सैंपल क्या करेगा? जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की है उसे रिलीज करेगा, कर रहा है। मीन्स ये क्या है? इमिटेड रेडिएशन। इसे हम लोग नाम दे सकते हैं इमिटेड रेडिएशन है ये, ठीक है ना। इमिटेड रेज है, इस रेज को हमने कलेक्ट किया थ्रू द स्लिट। ये स्लिट है, ये स्लिट कलेक्ट करने का काम करेगा इस पूरे रेज को। और फिर इसे हम लोग पास कर रहे हैं थ्रू द प्रिज्म। प्रिज्म क्या करेगा? यहाँ से जो आने वाली रेज है इनको सेपरेट करेगा इनटू इंडिविजुअल वेवलेंथ। और यहाँ से आप लोगों को, इसे हम लोग कहते हैं रिकॉर्ड कलेक्टर। ये कलेक्टर है, ये क्या करेगा? रिकॉर्ड करेगा इस पूरे रेस को। यहाँ पे कौन कौन सी रेस आ रही है। नाउ इट इज ऑब्जर्व दैट कि ये जो स्पेक्ट्रम आपको मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है? देखिए, ड्यू टू द इमिशन ऑफ द रेडिएशन बाय दिस एक्साइटेड सैंपल। ये एक्साइटेड सैंपल रेडिएशन को रिलीज कर रहा है और इन रेडिएशंस को हम लोग पास करा रहे हैं थ्रू द प्रिज्म। एंड देन इसे हम लोग एक फिल्म के ऊपर, फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर कलेक्ट करेंगे, जिसे कलेक्टर कहेंगे। यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा स्पेक्ट्रम। हालांकि ये अलग अलग कलर का होता है, मैंने अभी ब्लैक एंड व्हाइट ही लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग वेवलेंथ है अलग अलग वेवलेंथ, एंड इन्हें अरेंज किया गया इन द इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ देयर वेवलेंथ, दैट इज लैम्डा। इसे आप लोग कहते हो इमिशन स्पेक्ट्रम। दूसरा जो स्पेक्ट्रम होता है उसे हम लोग कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। लेकिन बहुत ज़्यादा काम का हमारा जो होता है वो होता है इमिशन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम वाज स्टडीड बाय द जर्मन साइंटिस्ट जिनका नाम था बंसेन। इन्होंने क्या देखा कि अलग अलग एलिमेंट का इमिशन स्पेक्ट्रम, जिसे हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, मतलब एटम को हीट दे दो, एनर्जी दे दो और उससे जो एनर्जी निकलती है उसका स्पेक्ट्रम चेक करो। तो जैसे हमारी बॉडी में डीएनए है, मतलब लाइफ का फिंगरप्रिंट क्या है? डीएनए है। इंडिविजुअल पर्सन की आइडेंटिटी क्या है? उसके फिंगरप्रिंट है। वैसे इंडिविजुअल एलिमेंट्स की आइडेंटिटी उसका इमिशन स्पेक्ट्रम होता है। ढेर सारे एलिमेंट का स्पेक्ट्रम हम लोगों ने बना के रखा है, हमारे पास है वो पहले से, बंसन भाई साहब ने बना के रखा है।
जब कोई दूसरे एलिमेंट की प्रॉपर्टी हम लोग स्टडी करते हैं तो उसका स्पेक्ट्रम उस रिकॉर्डेड डाटा में से चेक करते हैं। अगर एग्जैक्ट मैच हुआ तो हम लोग मान लेंगे कि हाँ ये एलिमेंट बिल्कुल वही होगा। तो एलिमेंट आइडेंटिफिकेशन में ये बहुत ज़रूरी होता है। एंड एक बार एलिमेंट आइडेंटिफाई हो गया तो आप लोग कंपाउंड मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा स्पेक्ट्रम जो मैंने कहा वो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ऑब्वियसली सर इमिशन का अपोजिट क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। इस केस में क्या होता है, जैसे ये देखिए, ये है लाइट का सोर्स एंड यहाँ पर है सैंपल, ये है सैंपल। हम लोग क्या करा रहे हैं? लाइट या फिर रेज, रेडिएशन, राइट, ये सैंपल के ऊपर पास कर रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा? सैंपल कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, सैंपल कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और बाकी जो बची हुई लाइट्स है उन्हें आगे पास करेगा। ये स्लिट है एंड इस स्लिट में से आने वाले लाइट को फिर हम लोग कहाँ से पास करेंगे? थ्रू द प्रिज्म। ये प्रिज्म उसे सेपरेट कर देगा। ये कलेक्टर आप लोगों को क्या देगा? एक स्पेक्ट्रम देगा। लेकिन अब यहाँ पर और यहाँ पर क्या डिफरेंस है? ये जो स्पेक्ट्रम आप लोगों को मिलता है, मीन्स ये स्पेक्ट्रम, यहाँ पर क्या है? ब्राइट कलर्स है, ब्राइट लाइन्स है ब्राइट लाइन्स है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर कहीं ना कहीं एक डार्क स्पॉट आ जाएगा, कहीं ना कहीं डार्क स्पॉट आ जाएगा। बाकी बचे हुए स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करेंगे। सर डार्क स्पॉट क्यों आया? सोचिए, जब आप लोगों ने लाइट पास कराया इस सैंपल के ऊपर तो इसने कुछ लाइट को क्या करके रखा? एब्जॉर्ब करके रखा। विजिबल लाइट की अगर बात करें तो 7 वेवलेंथ है, बराबर है। इन सातों के सातों वेवलेंथ को हमने पास किया, लेकिन मान लीजिए कि उसमें से 2 उसने एब्जॉर्ब कर लिया। तो रिलीज जो लाइट है, जो लाइट यहाँ से ट्रांसमिट होगा, क्या उसमें वो वेवलेंथ आएगी जो एब्जॉर्ब हुई है? नहीं। तो उतनी जगह तो खाली हो गई। वो क्या प्रोड्यूस करेगी? डार्क स्पॉट करेगी, वो डार्क स्पॉट प्रोड्यूस करेगी। एज अ रिजल्ट आप लोगों को अब जो स्पेक्ट्रम मिलेगा, इस स्पेक्ट्रम को हम लोग क्या कहेंगे? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या कहेंगे हम लोग? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहेंगे। होप सो ये दोनों के दोनों फिनोमिना क्लियर हो रहा है। इसका रीजन ये है क्योंकि हमें हाइड्रोजन का इमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ना है, वो भी अलग अलग रीजन में। अब चलते हैं लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। जब हम लोग हाइड्रोजन के ऊपर एनर्जी पास करते हैं, मीन्स इरेडिएशन देते हैं उसे, तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? एक्साइटेड हो जाएगा। एंड एक्साइटेड मॉलिक्यूल जब वो नॉर्मल स्टेट में आने की कोशिश करेगा तो ऐसे केस में वो एनर्जी को लूज करेगा, रेडिएट करेगा। लेकिन जो रेडिएशन होता है, जिसे हम लोग ट्रांजिशन कहते हैं, वो कैसे होता है? ये क्यों होता है? जब हम लोग ग्राउंड स्टेट में, नॉर्मल स्टेट मतलब ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में किसी एटम के ऊपर एनर्जी देते हैं तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है ये लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जाते हैं। एंड जब एक्साइटेड होने के बाद वो एनर्जी लॉस करेगा तो इलेक्ट्रॉन जो होता है ये हायर लेवल टू कहाँ से आएगा? लोअर लेवल पे आएगा। मीन्स जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, सपोज करिए फ्रॉम आउटर ऑर्बिटल, फ्रॉम आउटर ऑर्बिट ऑफ हायर एनर्जी, आउटर ऑर्बिट ऑफ हाई एनर्जी, जिसे मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ बाय Ni, टू द लोअर ऑर्बिट, जिसे हम लोग कहेंगे इनर ऑर्बिट, दैट इज इनर ऑर्बिट ऑफ लो एनर्जी। तो इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय Nf। तो ऐसे केस में हम लोग ये समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आएगा तो उन दोनों के बीच में एनर्जी का डिफरेंस होगा, दैट इज डेल्टा E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? EI माइनस EF हो जाएगा। क्या हो जाएगा? EI माइनस EF हो जाएगा। एंड अगर हम लोग बोर्स का एक पोस्टुलेट देखें, हमें बोर्स थ्योरी पे जाना है, तो बोर्स का पोस्टुलेट ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आ सकता है, लेकिन ऐसा जब होगा तब वो एनर्जी क्या करेगा? रिलीज करेगा। एंड एनर्जी जब वो रिलीज करेगा तो उन दोनों के बीच में, मतलब 2 ऑर्बिट के बीच में एनर्जी का डिफरेंस बन जाएगा। एंड ये जो एनर्जी दी जाती है, ये एनर्जी जो होती है, एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन, इट इज नथिंग बट द माइनस RH इंटू 1/n², माइनस RH अपॉन माइनस RH इंटू 1/, क्या होता है? n² होता है। सर RH क्या है? RH इट इज कॉल्ड एज रीडबर्ग कांस्टेंट।
इसे हम लोग कहते हैं रीडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन, रीडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन कहते हैं। तो फिर इसके लिए अगर हम लोग इक्वेशन बनाते हैं तो यू विल ऑब्जर्व दैट के ई आई एनर्जी की अगर बात करें तो ई आई अब हम लोग क्या बना सकते हैं, तो माइनस आर एच इंटू 1 अपॉन एन आई स्क्वायर कह सकते हैं, एन स्क्वायर आई पढ़ेंगे इसे, एंड ई एफ ये क्या हो जाएगा फिर, तो माइनस आर एच इंटू 1 अपॉन एन स्क्वायर एफ हो जाएगा। सो देयरफॉर इन वैल्यूज को यहाँ पर सब्सटीट्यूट करके देखिए तो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, तो माइनस आर एच इंटू 1 अपॉन एन स्क्वायर आई माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आर एच इंटू 1 अपॉन एन स्क्वायर एफ हो जाएगा। यहाँ से अगर हम लोग आर एच को कॉमन करते हैं और माइनस के साइन को हटा देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन एन स्क्वायर एफ माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर आई बन जाएगा, राइट। अभी आपके पास एक इक्वेशन ऐसा आया। अब हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के बारे में हम लोग समझते हैं, ये किसी ना किसी के साथ सिमिलरिटी दिखाएगा। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की सबसे पहले स्टडी करने वाला साइंटिस्ट था, इट इज़ द स्विस मैथमेटिशियन जिनका नाम था बाल्मर, जिनका नाम क्या था, बाल्मर। एंड बाल्मर ने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की स्टडी किया था इन द विजिबल रीजन, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का फिनोमिना हो रहा है फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू द लोअर एनर्जी लेवल, ये उसने विजिबल रीजन में पढ़ा। एंड ही ऑब्जर्व दैट कि वहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन आता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन आता है, तो वो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन दैट इज कॉल्ड एज वेव नंबर, राइट। वेव नंबर की अगर हम लोग बात करें तो ये वेव नंबर, हम लोग वेव नंबर का मीनिंग होता है 1 अपॉन लैम्डा, आएगा आगे। तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू होता है 109677 इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, वेयर अगर हम लोग बाल्मर सीरीज की बात करते हैं तो n1 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 एंड n2 की जो वैल्यू होती है ये 3, 4 या 5 ऐसा हो सकता है। यहाँ पर समझने की कोशिश करिए, n1 मतलब ऑर्बिट ऑफ द लोअर एनर्जी एंड n2 ऑर्बिट ऑफ द हायर एनर्जी, क्या ये यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, कर रहा है, बिल्कुल उसी के समान ये मैच कर रहा है। तो ऐसे केस में अगर हम लोग देखें तो बाल्मर ने हमें जो सीरीज दी, ये बाल्मर ने सीरीज विजिबल रीजन में दी, जहां पर आप लोगों को क्या मिल रहा है, वेव नंबर, मीन्स जो रेडिएशन जाएगा उसका हम लोग वेव नंबर निकाल सकते हैं, उसका हम लोग क्या निकाल सकते हैं, लैम्डा निकाल सकते हैं। और ये जो वैल्यू है 109677, आर एच की वैल्यू होती है 109677, इनफैक्ट 0.5 भी होता है, लेकिन हम लोग उसे राउंड अप करके यही लेते हैं, सेंटीमीटर इनवर्स है। एंड इस वैल्यू को हम लोग रीडबर्ग कांस्टेंट का नाम दे चुके हैं, इट इज कॉल्ड एज रीडबर्ग कांस्टेंट। तो अब समझो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे आ रहा है, हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट पे जब इलेक्ट्रॉन आता है तो ऐसे केस में वहाँ पर ट्रांजिशन होगा, किसका, रेडिएशन का, रेडिएशन निकलेंगे, उस रेडिएशन का वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग, उसका वेव नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड हम लोग उस रेडिएशन का एनर्जी भी फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। अब इसके बाद और भी कई सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की स्टडी की इन डिफरेंट रीजन, और उन्होंने भी पता किया कि ऐसा एक इक्वेशन आता है जिसे रीडबर्ग एक्सप्रेशन भी हम लोग कह सकते हैं, या फिर इट इज कॉल्ड एज रीड्स कॉम्बिनेशन, इसे हम लोग क्या कहते हैं, रीड्स कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। तो अलग अलग सीरीज में आप लोगों को अलग अलग तरीके से रीड्स कॉम्बिनेशन मिलेगा, जहां पर n1 एंड n2 की वैल्यू क्या मिलती जाएगी, डिफरेंट मिलती जाएगी। अब जैसा हम लोगों ने पढ़ा कि बाल्मर सीरीज के लिए इक्वेशन मिल सकता है ना, क्या मिला था हमें, दैट इज फ्रीक्वेंसी नंबर, वेव नंबर is equal to 109677 into 1 upon n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, ठीक है। ये बाल्मर का एक्सप्रेशन ऐसा मानते हैं हम लोग विजिबल रीजन में, लेकिन इट इज ऑब्जर्व दैट
कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को स्टडी करते समय अलग अलग सीरीज मिली थी, मतलब अलग अलग साइंटिस्ट ने वर्क किया था। देखते हैं कि ऐसे केस में अलग अलग रीजन में N1 की वैल्यू क्या हो सकती है, N2 की वैल्यू क्या हो सकती है। सबसे पहली सीरीज एक दैट इज कॉल्ड एज लीमन सीरीज। लीमन सीरीज में N1 की वैल्यू 1 होती है, N2 की वैल्यू हो सकती है 2, 3, 4, 5 एक्सेट्रा। इसका जो रीजन होता है, ये रीजन होता है यूवी, अल्ट्रा वायलेट रीजन, राइट, यूवी रीजन होता है। देन उसके बाद दूसरी जो सीरीज है वो होती है बाल्मर सीरीज, जिसमें N1 की वैल्यू 2 होती है, N2 की वैल्यू 3, 4, 5 एक्सेट्रा हो सकती है। देखिए N1 की जो भी वैल्यू है उसमें N2 की वैल्यू कैसी आ रही है, तो N1 + 1 आता है, देन उसके बाद N1 + 2 आ रहा है कुछ इस तरीके से। ये आप लोगों को किस रीजन में मिला था, विजिबल रीजन में मिलता है। देन बाल्मर के बाद एक और सीरीज पढ़ी गई दैट इज पास्कन सीरीज, जिसमें N1 की वैल्यू 3 होती है, तो N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, 5, 6 एक्सेट्रा हो जाएगा। ये आपको मिलता है इंफ्रारेड रीजन, जिसे हम लोग IR से डिनोट करते हैं। देन इसके बाद एक और सीरीज होती है जिसे हम लोग कहते हैं ब्रैकेट सीरीज, जिसमें N1 की वैल्यू होती है 4, तो फिर N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, 6, 7 एक्सेट्रा। ये भी स्टडी की जाती है IR रीजन में। देन इसके अलावा एक और होती है जिसे हम लोग कहते हैं फंड सीरीज, P साइलेंट है यहाँ पर, इट इज़ फंड सीरीज। यहाँ पर N1 की वैल्यू होती है 5, N2 की वैल्यू होती है 6, 7, 8, और ये भी स्टडी होती है IR रीजन में। इसके अलावा एक और सीरीज की स्टडी हो गई है दैट इज कॉल्ड एज हम्फेरी सीरीज। इसमें N1 की वैल्यू होती है 6 एंड N2 की वैल्यू होती है 7, 8, 9 एक्सेट्रा। ये भी स्टडी हुआ है IR रीजन में। सर आपने टेबल बनाया, हमें कुछ भी नहीं समझा, ये क्या है, N1 क्या है, N2 क्या है। तो ये हम लोग इस टेबल को डायग्रामेटिकली समझते हैं। मीन्स सपोज करिए कि आप लोगों के पास ये है n = 0, मतलब पहली एनर्जी लेवल, n = 1 ये है, n = 2, n = 3, n = 4, n = 5, n = 6, n = 7, ऐसे बहुत हो सकते हैं, ठीक है। इन सब में अब जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि ये जो सीरीज है, रीड्स कॉम्बिनेशन जो है, इसमें हमें एक्चुअल पता क्या चल रहा है। इसमें एक्चुअल पता ये चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट से, मतलब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे गिरने वाला है, बराबर है। ऐसे केस में वो एनर्जी रिलीज करेगा। देखिए ये है एनर्जी लेवल्स, इन्हें हम लोग कहते हैं एनर्जी लेवल्स। ये न्यूक्लियस है, n = 0 होता ही नहीं। न्यूक्लियस के बाद जो शेल्स होते हैं वही N1, N2, N3, मतलब न्यूक्लियस के बाद पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से शेल होते हैं। एंड यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा, एक्साइटेड स्टेट में से मॉलिक्यूल नॉर्मल स्टेट में आने की कोशिश करेगा, तो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में से लोअर एनर्जी लेवल में आता है। कैसे आता है, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं लीमन सीरीज के केस में। देखो अगर हम लोग लीमन सीरीज की बात करते हैं तो लीमन सीरीज में मैंने ये कहा कि N1 की वैल्यू जो है वो 1 और N2 की वैल्यू उससे ज़्यादा। तो इसका मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन सेकेंड वाले एनर्जी ऑर्बिट से कहाँ पर जंप कर सकता है, फर्स्ट, या फिर थर्ड से लेके कहाँ पर जंप कर सकता है, फर्स्ट में, या फिर फोर्थ से लेके जंप कर सकता है, फर्स्ट में, फिफ्थ से लेके जंप कर सकता है, सिक्स से लेके जंप कर सकता है। मतलब ये कि जंप करेगा। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि 6 से 5 पे आए, 5 से 4 पे हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली आखिरी में कहाँ तक जा सकता है, सिर्फ n = 1 तक जा सकता है। कब, जब रीजन कौन सा रहेगा, अल्ट्रा वायलेट। लेकिन अगर हम लोग बाल्मर सीरीज की बात करें तो बाल्मर सीरीज के केस में देखो N1 की जो वैल्यू रखी है वो आप लोगों ने क्या रखी है, 2। मतलब अब इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से कहाँ पर गिरेगा, सेकेंड के केस में, सेकेंड वाले ऑर्बिट में। तो सर हायर मतलब 2 का हायर 3, तो 3 से लेके 2 पे। देखो थर्ड लेवल से कहाँ पे इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है, सेकेंड में। देन 4 से लेके सेकेंड पे, 5 से लेके सेकेंड पे कर सकता है, 6 से लेके सेकेंड पे, 7 से करना है तो सेकेंड तक ही जाएगा। इसके बाद चलते हैं पास्कन सीरीज, क्योंकि हम लोगों ने पास्कन सीरीज में N1 की वैल्यू क्या रखी थी, 3,
मतलब पास्कल सीरीज में जब ट्रांजिशन होगा तो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से अब कहाँ पर गिरेगा, थर्ड वाले एनर्जी लेवल में। मतलब फोर्थ से लेके थर्ड, फिफ्थ से लेके थर्ड, सिक्स से लेके थर्ड, 7 है तो 7 से लेके थर्ड। देन पास्कल के बाद हम लोगों ने क्या कहा, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट के केस में, ब्रैकेट सीरीज के केस में आप लोग देखिए जरा, आपने N1 की वैल्यू क्या रखी है, तो N1 की वैल्यू 4 रखी है। इसका मतलब ट्रांजिशन 4 से ज़्यादा जब होगा तब होगा और इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आकर रहेगा, फोर्थ में। तो ऐसे केस में 5 से 4 पे इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 6 से 4 में आ सकता है 7 से भी आ सकता है। अगर आप इसी तरीके से इसे कंप्लीट करने जाएं तो अब आप लोग फंड सीरीज भी बना सकते हैं, जिसमें N1 की वैल्यू आपने कही है 5 होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन 6 से लेके 5 में आ सकता है, 7 से लेके 5 में आ सकता है, 8 से लेके 5 में आ सकता है। अगर आप लोग आगे जाएं तो आपको कौन सी सीरीज मिलेगी, एम्पेयर सीरीज मिलेगी। तो ये ट्रांजिशंस है जरा ना, इसे हम लोग कहेंगे ट्रांजिशंस, अलग अलग सीरीज में जो होने वाले ट्रांजिशंस है। सर इन सब के लिए क्या हम लोग रिट्ज कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। ऐसा एक क्वेश्चन भी है हमारे नोट्स में, देखते हैं उसे हम लोग सॉल्व करके बनाते हैं उसका रिट्ज कॉम्बिनेशन, सबके लिए बना के देना है। देखिए ये क्वेश्चन है हमारे नोट्स में, क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1, राइट रिट्ज कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल फॉर लीमन, बाल्मर, ब्रैकेट, फंड एंड हम्फ्री सीरीज। इन सब के लिए आप लोगों को रिट्ज कॉम्बिनेशन लिख कर देना है। रिट्ज कॉम्बिनेशन मतलब कौन सा, वही वेव नंबर इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्बडा इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। तो ऐसा लिखने के लिए ये कंपलसरी बन जाता है कि आप लोगों को हर एक सीरीज में n1 एंड n2 की वैल्यू पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने टेबल को इरेज नहीं किया, ये आप लोगों को हेल्प करेगा। सबसे पहले अगर हम लोग लीमन सीरीज की बात करते हैं तो फॉर लीमन सीरीज आप लोगों को पता है n1 की वैल्यू क्या होती है 1 एंड n2 की वैल्यू क्या हो सकती है, तो n1 प्लस 1 से बढ़ते जाती है, फिर प्लस 2 हो जाएगी, मतलब 2 फिर 3 फिर 4 एक्सेट्रा हो जाएगा। तो ऐसे केस में अगर आप लोग रिट्ज कॉम्बिनेशन निकालते हैं तो ये क्या बन जाएगा, दैट इज फ्रीक्वेंसी नंबर इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू, अरे यहाँ पर बच गया आर एच, हाँ आर एच बच गया, राइट। तो ये हो जाएगा आर एच इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर। अब n1 स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे 1 स्क्वायर, क्योंकि n1 की वैल्यू क्या है 1, माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। यहाँ पर n2 की वैल्यू चेंज हो सकती है, जैसे जैसे न्यूमेरिकल आएगा वैसे वैसे आप लोगों को पता चलेगा। सेकेंडली फॉर बाल्मर सीरीज बनाकर देखिए, अब तो फॉर बाल्मर सीरीज n1 की वैल्यू क्या है, तो n1 की वैल्यू है 2 एंड n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 3 हो सकती है या फिर 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, एक्सेट्रा हो सकती है। सो देयरफॉर वेव नंबर इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू आर एच, सिंपली आर भी लिख सकते हो, इंटू 1 अपॉन 2 स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ये हो गया रिट्ज कॉम्बिनेशन फॉर बाल्मर सीरीज। तो ऐसे ही किसके लिए बना कर देना है, अब ब्रैकेट सीरीज के लिए भी कहा है, तो ब्रैकेट सीरीज में जरा ढूंढिए, तो फॉर ब्रैकेट सीरीज n1 की वैल्यू कितनी है, तो 4 है, एंड n2 की वैल्यू क्या हो सकती है, तो 5, 6, 7 एक्सेट्रा हो सकती है। सो देयरफॉर रिट्ज कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, तो इट इज न्यू बार इक्वल टू 1 अपॉन लैम्बडा इक्वल टू आर एच इंटू 1 अपॉन 4 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर हो जाएगा, राइट। सिमिलरली फंड सीरीज के लिए देखिए, अब फंड सीरीज की अगर आप लोग बात करते हैं तो फॉर फंड सीरीज n1 की वैल्यू कितनी है 5 है n1 की वैल्यू 5, n2 की वैल्यू क्या है, तो 6, 7, 8 ऐसे कुछ हो सकती है, राइट। सो देयरफॉर न्यू बार इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्बडा इक्वल टू आर एच इंटू 1 अपॉन 5 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर हो जाएगा। नाउ फंड के बाद क्या कहता है, हम्फ्री सीरीज के लिए भी देना है। तो हम्फ्री सीरीज की अगर हम लोग बात करते हैं तो हम्फ्री सीरीज के लिए n1 क्या है, तो 6 है, n2 क्या है, तो 7, 8 और उसके ऊपर हो सकता है।
सो देयरफॉर न्यू बार इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू आर एच इनटू 1 अपॉन 6 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ये ऐसा रीट्स कॉम्बिनेशन इनके लिए बन जाएगा, राइट। जब आप लोगों को ये पूछेगा क्वेश्चन कि बताइए कि वेवलेंथ क्या होगा, कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप कर रहा है, जो वेवलेंथ आ रहा है इमिटेड रेडिएशन का वो क्या होगा, तब आप लोगों को ये फॉर्मूले सारे के सारे हेल्प करेंगे। अब देखिए आपको क्या क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इमिटेड when the electron in a hydrogen atom undergoes transition from an energy level with n is equal to 4 to n equal to 2। मतलब क्या है क्वेश्चन का, जब इलेक्ट्रॉन चौथी लेवल से सेकेंड लेवल पे गिरेगा तो वहाँ पे जो रेडिएशन निकलेगा, लाइट निकलेगा, उस लाइट का वेवलेंथ निकाल के दो। नाउ यहाँ पर अगर हम लोग इस क्वेश्चन में देखें तो आपके पास गिवन डाटा क्या है, तो n1 एंड n2 ये है। देखिए n1 मतलब क्या, लोअर एनर्जी ऑर्बिट, n2 मतलब हायर एनर्जी ऑर्बिट। तो n2 की वैल्यू कितनी है, 4 है, एंड n1 की वैल्यू कितनी है, 2 है। आपको क्या फाइंड आउट करके देना है, लैम्डा फाइंड आउट करके देना है। एंड आपके पास इक्वेशन क्या होता है, न्यू बार इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू आर एच इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 1 अपॉन लैम्डा, हमें लैम्डा चाहिए ना, अब 1 अपॉन लैम्डा कैलकुलेट करते हैं। 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 109677, ये कांस्टेंट की वैल्यू है, ठीक। यहाँ पर पुट करके देखिए 1 अपॉन n1 स्क्वायर तो 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर तो 4 स्क्वायर, राइट। चलिए अब धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। 109677 इंटू 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 16 तो 109677, ये कितना हो जाएगा, 16 माइनस 4 दैट इज 12 है। इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं अब 12, एंड ये कितना हो जाएगा 64। इसे और भी छोटा कर लीजिए तो 109677 इंटू, यहाँ पर रिलेशन जा रहा है 4 का, 4 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों टर्म, 4 3 का 12 एंड 4 16 का 64। तो अब आपके पास 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू दिस वैल्यू आ चुकी है। अब इसमें एक चीज़ की तरफ ध्यान दीजिए, मैं आप लोगों को अरेंज कर देता हूँ कि लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर आ गई, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन दिस वैल्यू दैट इज 109677 इंटू, ये क्या हो जाएगा 16/3 हो जाएगा, नाउ इसकी जो वैल्यू है, ये वैल्यू जिसे हम लोग 1 अपॉन आर कह रहे हैं, ये 1 अपॉन आर हो गया। ये हमेशा याद रखना 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 911 एंगस्ट्रॉन्ग होता है, राइट। कितना होता है, ये इतना होता है। स्टेट बोर्ड के बुक्स में अगर देखें तो इसे सेंटीमीटर इनवर्स में दिया होगा, तो सेंटीमीटर इनवर्स में इसका आंसर कुछ अलग आएगा। तो अब आपके पास इक्वेशन आ गया, लैम्डा इज इक्वल टू 911 इंटू 16/3, राइट। करिए इसे आप कैलकुलेट करिए, इसका आंसर अगर हम लोग देखें तो ये होता है 4858.6, ये होता है एंगस्ट्रॉन्ग में। नाउ 1 एंगस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर होता है, दैट इज नथिंग बट 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर होता है। तो ये वैल्यू देखिए, ये क्या हो जाएगा 4858.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 अगर करते तो सेंटीमीटर हो गया, और इट इज़ नथिंग बट 4858.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर हो गया। नाउ 1 एंगस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 0.1 नैनोमीटर होता है। सो देयरफॉर इसे अगर आप लोगों ने नैनोमीटर में कन्वर्ट किया तो क्या बन जाएगा 485.86 नैनोमीटर। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जो ऑप्शन मिलेगा वो मिलेगा इन नैनोमीटर। तो यहाँ पर आपने कुछ कन्वर्जन्स के बारे में पढ़ा, ये कन्वर्जन्स याद रखने हैं एंड इस वैल्यू को याद रखेंगे क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो 1 अपॉन आर की वैल्यू एंगस्ट्रॉन्ग में अगर देखें तो ये हमेशा कितनी मिलेगी 911
एंगस्ट्रॉम मिलेगी। देखो अब मैंने लिखा है ट्रिक टू कैलकुलेट नंबर ऑफ ट्रांजिशन। सर ये क्या है? ट्रिक टू कैलकुलेट नंबर ऑफ ट्रांजिशंस का मतलब क्या? मैं सपोज करिए कि जनरली इलेक्ट्रॉन अगर n4 से n1 पे जाता है, तो सर इलेक्ट्रॉन n4 से n1 पे जाता है। सपोज ये n1 है, ये n2 है, ये n3 है और ये n4 है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट एक ही स्टेप में जा सकता है, एक पॉसिबिलिटी है। या फिर इलेक्ट्रॉन 1 से लेके 3 पे जा सकता है, फिर 3 से लेके 2 पे जा सकता है और फाइनली 1 पे जा सकता है। सर ये भी तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन 2 पे जा सकता है पहले और फिर उसके बाद 1 पे जा सकता है। हाँ, तो ये जितने भी पॉसिबिलिटीज है ये क्या हो गए? ट्रांजिशंस। इलेक्ट्रॉन n4 से सीधा n1 पे नहीं आएगा, अगर आता है तो ये एक तरीका पॉसिबल है। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना, जैसे आपको अगर भंडारा से नागपुर जाना है तो जरूरी थोड़ी कि डायरेक्ट नागपुर ही पहुंचे। अगर कहीं मन करा कि नाश्ता करना है तो रुक सकते कहीं। तो ऐसे केस में 2 स्टेप हो गई आपकी। थोड़ा सा नागपुर के पहले जाने के बाद फिर से रुक गए तो आपका तीसरा स्टेप चालू हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ फेजेस ये बढ़ गई। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन भी होता है। एंड पर्टिकुलर एंट्रेंस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि बताइए कि हाउ मेनी नंबर ऑफ ट्रांजिशंस आर इन्वॉल्व्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम दिस टू दिस ऑर्बिट। तो ऐसे केस में क्या हम लोग इतना सारा पॉसिबिलिटी काउंट करते बैठेंगे? नहीं। इसे कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास शॉर्टकट ट्रिक है, ये बराबर आपको अपने कॉपी में नोट करके रखना है। राइट, नंबर ऑफ ट्रांजिशन इज इक्वल टू n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन 5th से 1 पे जाता है, तो n2 की वैल्यू क्या हो गई? 5 एंड n1 की वैल्यू क्या हो गई? 1। 5th से लेके 1 पे तो नंबर ऑफ ट्रांजिशन कैलकुलेट करके देखी तो नंबर ऑफ ट्रांजिशंस इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? तो सर 5 माइनस 1, ठीक है। फिर उसके बाद 5 माइनस 1 प्लस 1 एंड होल डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया 4। ये कितना हो रहा है? अगर हम लोग इसे देखें तो ये कितना हो रहा है? 5 हो रहा है एंड डिवाइडेड बाय 2 तो 20/2। टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिशंस कितने? 10। मतलब 10 तरीके से इलेक्ट्रॉन यहाँ से 5th से कहाँ पर जा सकता है? 1 में जा सकता है। तो ऐसे नंबर ऑफ ट्रांजिशंस के ऊपर भी क्वेश्चन अगर आया तो हमें इतना सारा तरीका सॉल्व करने की जरूरत नहीं। इन शॉर्ट आप लोग आंसर ढूंढ के दे सकते हैं। क्लियर? अब पढ़ते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल। हमने इसके पहले थॉमसन का मॉडल पढ़ा, रुदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे क्या थे? ड्रॉबैक्स भी थे। बोर ने क्या किया? रुदरफोर्ड के मॉडल को स्टडी किया और उसे मॉडिफाई किया। एंड उसे मॉडिफाई करते समय उसने कुछ थेरीज और कुछ प्रिंसिपल्स को समझा, दैट इज क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। राइट, उसने यूज किया क्वांटम थ्योरी को, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन एंड डुअल नेचर प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है? तो ये हम लोगों ने समझा है कि जो भी लाइट्स हम लोग देखते हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। एंड अगेन ऐसे केस में हम लोगों को एक चीज़ पता है कि सबका वेवलेंथ अलग अलग हो सकता है, सबका फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो सकता है, लेकिन सबका वेलोसिटी क्या होता है? इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द लाइट होता है। राइट, तो इन पॉइंट्स को उसने यूटिलाइज किया और अपना मॉडल डिजाइन किया फॉर हाइड्रोजन एटम। बोर का जो मॉडल है वो किसके लिए लागू होता है? फॉर हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। अब सर हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज में क्या फर्क है? देखिए हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। तो हाइड्रोजन के समान जो होंगे उसके लिए ये लागू है, मतलब जिनके पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा सिर्फ उसी केस में ये लागू पड़ेगा। अब देखिए इसके पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, मतलब इन्होंने कैसे अपने मॉडल के बारे में बताया। सबसे पहला पोस्टुलेट्स नंबर 1 के इलेक्ट्रॉन, दैट इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन
circular paths called as orbits or stationary states, or these are also called as allowed energy states या allowed energy levels, allowed energy states, right? एंड ये जो एनर्जी स्टेट्स होते हैं इससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय नंबर n इक्वल टू 1 2 3 एक्सेट्रा एज वेल एज बाय लेटर। मीन्स जब n इक्वल टू 1 है तो उसे हम लोग कहते हैं k शेल, n इक्वल टू 2 है तो उसे आप लोग कहते हैं l शेल, देन 3 है तो m शेल एक्सेट्रा, ये आगे बढ़ता जाएगा। देखिए पहला पॉइंट क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एटम के अंदर वो न्यूक्लियस के अराउंड फिक्स सर्कुलर पाथ में क्या है घूमते रहेंगे, एंड वो जो सर्कुलर पाथ्स है इन सर्कुलर पाथ्स को हम लोग कहते हैं ऑर्बिट्स या फिर स्टेशनरी स्टेट्स या फिर अलाउड एनर्जी स्टेट, और ये रिप्रेजेंट करते हैं बाय नंबर्स एज वेल एज लेटर। n इक्वल टू 1 मतलब न्यूक्लियस के बाद पहला वाला शेल, n इक्वल टू 2 सेकेंड वाला शेल, इन्हें हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बाय द लेटर्स ऑल्सो है k l m। तो सर इसके हिसाब से अगर सोचे तो हम लोग एटम का डायग्राम बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं। देखिए अगर ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के बाद ये पहला शेल, ये दूसरा शेल हो गया, ये तीसरा शेल हो गया, ये चौथा शेल हो गया। हो सकता है ज़रूरत पड़ी तो पूरे शेल हमें यूज़ करना पड़े तो हम लोग कर सकते हैं। तो इससे आप लोग n इक्वल टू 1 कह सकते हो, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। इन्हें हम लोग क्या नाम दे सकते हैं? लेटर्स ऑल्सो। तो k l m n o p ऐसे हो सकता है। और ये जो ऑर्बिट्स है दीज आर अरेंज इन द कॉन्सेंट्रिक मैनर। कॉन्सेंट्रिक मैनर मतलब पहला शेल हो गया, दूसरा शेल हो गया, तो पहले शेल के मुकाबले दूसरे शेल का जो रेडियस है वो क्या है? ज़्यादा है। हाँ ऑब्वियसली देखिए यहाँ से अगर यहाँ तक का डिस्टेंस काउंट करें तो ये रेडियस हो जाएगा, तो ये रेडियस फिर ये रेडियस फिर ये रेडियस, मतलब जैसे जैसे आप लोग न्यूक्लियस से दूर जाओगे वैसे वैसे ऑर्बिट का रेडियस क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, राइट? ऐसा कहना किसने दिया? बोर ने दिया हमें पहले पोस्टुलेट में। देन उसके बाद सेकेंड पोस्टुलेट्स की तरफ चलते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये तो रिवॉल्व कर रहे हैं ऑर्बिट में। ऑर्बिट कौन कौन से हैं ये हम लोगों ने पढ़ा। सेकेंड, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन द ऑर्बिट until its energy remains same। मतलब ये क्या सर, ये कुछ अलग ही लिखा? हाँ ये अलग ही लिखा, लेकिन बहुत सिंपल तरीके से इसे हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमें अब ये समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिवॉल्व करने वाले हैं। हाँ इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहेगा, बराबर है, जब तक एटम को हम लोग अनडिस्टर्ब कंडीशन में रखते हैं। तो ऐसे केस में एक इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमता रहेगा। हाउएवर अगर उसे कहीं एनर्जी मिल गई, तो एनर्जी मिल गई मतलब एक्साइटेड होगा, तो ऐसे केस में वो लोअर एनर्जी से हायर में जा सकता है, बराबर है, लोअर एनर्जी से हायर में जा सकता है एंड हायर से लोअर में आ सकता है। लेकिन जब लो टू हाई जाना है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करानी पड़ेगी, एंड हाई टू लो आना है तो एनर्जी को रिलीज करना पड़ेगा। कैसे? समझने की कोशिश करिए। सपोज आप लोगों को इस पहाड़ के ऊपर चढ़ना है, तो आपको अगर इस पहाड़ के ऊपर चढ़ना है तो आपको एनर्जी लगेगी, बराबर ना, एनर्जी लगेगी। एंड इससे उल्टा अगर यहाँ से आपको उतरना है तो आप लोग एकदम से नहीं उतर सकते, अपने आप को ब्रेक करना पड़ेगा, नहीं तो फिसल जाएंगे। और जब हम लोग अपने आप को ब्रेक लगाएंगे तो इन दैट केस यू विल ऑब्जर्व कि आपके अंदर जो एक्स्ट्रा एनर्जी है इट विल गेट रेडिएट, वो रिलीज हो जाएगी। नाउ अब देखिए इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे जाएगा तो रेडिएशन होगा। उस रेडिएशन का जो फ्रीक्वेंसी होता है जिसे हम लोग कहेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड रेडिएशन, इमिटेड रेडिएशन, तो ये हम लोग कैसे दे सकते हैं? तो ये हम लोग दे सकते हैं बाय द इक्वेशन न्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन एच, दैट इज इक्वल टू E2 माइनस E1 डिवाइडेड बाय एच हो सकता है। थर्ड वाले पोस्टुलेट में आप लोगों ने पढ़ा था फ्रीक्वेंसी, है ना, और ये हम लोगों ने कैसे कैलकुलेट करके दिखाया था? डेल्टा ई अपॉन एच, एंड इसे मैंने लिखा था E2 माइनस E1 अपॉन एच। यहाँ पर एच का मतलब तो प्लैंक्स कांस्टेंट होता है।
लेकिन E2 एंड E1 क्या है? तो E2 मतलब होता है हायर ऑर्बिट का एनर्जी एंड E1 मतलब लोअर ऑर्बिट की एनर्जी होती है। ये तीन पोस्टुलेट्स हैं। देन उसके बाद चलते हैं नंबर 4 वाले पोस्टुलेट्स की तरफ। 4 वाले पोस्टुलेट्स का कहना क्या है? हम लोगों ने ये पढ़ा पहले और दूसरे पोस्टुलेट्स में कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में क्या होते रहेगा? रिवॉल्व होते रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में कब तक घूमता रहेगा? मीन्स वी कैन से दैट कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू टू रिवॉल्व in an orbit for which angular momentum is an integral multiple of h upon 2 pi। देखिए इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में घूमेगा और एक ही ऑर्बिट में घूमता है तब वो कोई एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, लेकिन एक ज ऑर्बिट में कब तक घूमता रहेगा? जब तक उसका एंगुलर मोमेंटम दिया जाता है mvr। ये कितना होगा? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई मीन्स nh अपॉन 2 पाई, वेयर n का मतलब तो इट इज इंटीजर एंड ये है ऑर्बिट, मतलब n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, एक्सेट्रा। बराबर है। यहाँ पर m की अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। v की अगर बात करें तो v क्या हो जाएगा? तो इट इज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। एंड r की अगर बात करें तो r का मतलब क्या हो जाएगा? तो रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका क्या है? ये रेडियस है। राइट नाउ जरा सोचो, अगर हम लोग इन पोस्टुलेट्स को कंसीडर करें तो हमें एक और पोस्टुलेट मिलता है। मीन्स सपोज कि दिस इज न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के बाद ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट, ये चौथा ऑर्बिट, और भी हो सकते हैं, डिपेंड। ठीक है, तो इन्हें हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो बाय द वैल्यू ऑफ n। इसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो n इक्वल टू 1, ये 2, ये 3, ये क्या हो गया? 4। इन्हें हम लोगों ने लेटर से भी रिप्रेजेंट किया था, दैट इज k, l, m एंड ये क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को कुछ वैल्यूज मिलेगी, ऐसी कुछ वैल्यू मिलेगी। तो ये क्या होता है? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, आपको आगे ये आएगा। अब यहाँ पे देखो, हम लोगों ने ये पढ़ा कि जो ऑर्बिट्स है दीज आर अरेंज इन द कॉन्सेंट्रिक मैनर, मतलब ये छोटा ऑर्बिट, ये बड़ा ऑर्बिट, क्योंकि रेडियस अलग अलग है, दिख ही रहा है। ठीक है, ये रेडियस है। अब एक चीज की तरफ ध्यान दो, जैसे जैसे आप लोग न्यूक्लियस से दूर जाओगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से जाएंगे, तो वैसे वैसे डिस्टेंस तो बढ़ता गया। ठीक है, एनर्जी लेवल्स भी क्या होते गए? चेंज होते गए। लोअर से हम लोग हायर पे चले गए। ऐसे केस में एनर्जी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। एनर्जी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो ये है बोर्स का मॉडल। नाउ बोर्स के मॉडल के कुछ ड्रॉबैक्स भी है, जिसे हम लोग कह सकते हैं लिमिटेशंस। अब ये लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल। मैंने आप लोगों को बोर्स मॉडल जब बताया शुरुआत में, तब ये कहा था कि इट इज अप्लीकेबल ओनली फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मतलब हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन के समान दिखने वाले स्पीसीज के ऊपर ये लागू है। लेकिन एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अगर आ जाए तो ऐसे केस में ये लागू होगा क्या? नहीं। इसका दूसरा ड्रॉबैक क्या? हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम हम लोग देखते हैं, जो स्टडी करते हैं अकॉर्डिंग टू द बोर, उसने कहा था कि वो लाइन स्पेक्ट्रम है। हाँ, लेकिन जब हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोमीटर चेक करके देखा गया, जिसे हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोप कहते हैं, हाई रिजॉल्विंग पावर वाला स्पेक्ट्रोस्कोप अगर यूज करते हैं, तो जो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम्स है, लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम, उसमें डिस्क्रीट लाइंस तो है, लेकिन ये लाइंस काफ़ी एक दूसरे के पास क्लोज है, जो जिसे हम लोग हाइपर फाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो ये जो हाइपर फाइन स्पेक्ट्रम है हाइड्रोजन का, ये बोर मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सका। तीसरा ड्रॉबैक हम लोग देते हैं, दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। नाउ लाइंस जो होते हैं स्पेक्ट्रम के, ये स्प्लिट होते हैं दो तरीके से,
ये हो सकता है इन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ये हो सकता है इन द मैग्नेटिक फील्ड। मीन्स वी कैन से दैट कि स्प्लिटिंग ऑफ द spectral line in the magnetic field and splitting of the spectral line in the electric field, तो इन दोनों को अलग अलग नाम है। अगर मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिट कराते हैं तो दैट इफेक्ट इज कॉल्ड एज जीमन इफेक्ट। इसे हम लोग क्या नाम देते हैं? जीमन इफेक्ट नाम देते हैं। एंड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिटिंग चेक करते हैं तो इट इज कॉल्ड एज स्टार्क इफेक्ट। इसे हम लोग कहते हैं स्टार्क इफेक्ट। तो ये जो दोनों फिनोमिना है, ये दोनों फिनोमिना बोर एक्सप्लेन नहीं कर सका, राइट। एंड देयरफॉर मतलब बहुत अच्छा सक्सेसफुल मॉडल उसने बनाने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं गड़बड़ रह गई एंड हमें फिर आगे किसी दूसरे तरीके से ढूंढना पड़ेगा कि एटम के स्ट्रक्चर को कैसे स्टडी किया जाए। तो ये था बोर मॉडल और उसके लिमिटेशंस।